चलो, वेरी गुड, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दैट इज समथिंग वी विल बी स्टार्टिंग विद। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है एनिमल फिजियो का। आज के लेक्चर में हम बस बेसिक चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उन्हें उससे हम हमेशा याद रखें, एंड देन स्लोली उसके ऊपर लाइक हम लोग बिल्ड करेंगे व्हाट एवर वी हैव टू डू। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बात करते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, विल सी एवरीथिंग ओवर हियर, राइट। तो चलिए यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपके टॉपिक इसमें कवर होंगे, द टॉपिक विच विल फाइंड गेटिंग कवर्ड ओवर हियर इज गोइंग टू बी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, एंड विल ट्राई टू सी कि हर एक टॉपिक में आपको लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर एबल टू सी ओवर देयर, कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो when we talk about the respiratory system, तो आप ये चीज आती है, इसमें आपके दो चीज आप समझे यहाँ पे। let's understand two terms over here। एक चीज आपका होता है whenever we talk about respiration, तो इसमें दो चीज आप याद रखिएगा। एक टर्म आपका होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, we call it as a cellular respiration। और एक आपका टर्म यहाँ पे होगा, that is going to be your breathing। अब ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग बेटा ये आपका वो इवेंट है जहां पे आप बेसिकली आप लाइक इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो अपनी एयर को, राइट। सो ब्रीदिंग करने के लिए यू हैव योर लाइक यू विल बी फाइंडिंग देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लंग्स ओवर हियर। यहाँ पे आपके लंग्स इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाते हैं। सो यू फाइंड लंग्स आर गेटिंग इन्वॉल्व ओवर हियर, एंड दैट इज नथिंग बट माय एक्सचेंज ऑफ गैसेस यू आर डूइंग विद द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू आर डूइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द आउटर एटमॉस्फेयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस with outer atmosphere, with outer atmosphere। So ये चीज का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, that is what you find happening over here। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। there is one thing you have to very clearly understand here is कि जब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, तो ये आपको हो रहा है सेल के अंदर। तो अगर आपको याद हो तो आपके जो सेल के अंदर हम इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हम जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते थे, आपने ये चीज पढ़ी है चैप्टर 14 के अंदर। आपके सेल के अंदर वी यूज्ड टू यूज द O2 मॉलिक्यूल, और इस O2 मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक डाउन करते थे सेल के लाइक सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ द O2 वी यूज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे अपना ब्रेक डाउन करते थे। तो जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन किया करते थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो दैट इज समथिंग वी यूज्ड टू कॉल एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते बाय ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये सब करने के बाद आपको अल्टीमेटली यू विल बी फाइंडिंग एनर्जी इज बीइंग गेटिंग फॉर्म। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एनर्जी बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट इज समथिंग विल बी कॉलिंग इट एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सब आपका हो रहा है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब भी आपका एटीपी बनाया जाता है, सो दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ माय सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। ब्रीदिंग के दौरान आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से एयर को अंदर ले लियो, राइट, विच विल हैव द ऑक्सीजन, और उसको आप लंग्स तक लेके आ रहे हो, एंड आपके लंग्स में जो भी आपका यहाँ पे CO2 उसको आप एक्सहेल करके आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो। तो आप जानते हो ये चीज, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स यू नो। यू हैव यू डू देयर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो भी आप यहाँ पे करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय ब्रीदिंग। दैट एक्सहेलेशन, ये दोनों चीजें दे आर अ पार्ट ऑफ योर ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, देयर इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, कि जब भी हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की यहाँ पे, सो हमारे पास तो काफी वेल डेवलप्ड लंग्स हैं। वी हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड लंग्स, और उनकी मदद से हमारे यहाँ पे हम लोग लाइक ब्रीदिंग कर पाते हैं। ओके, एंड देन वी गेट ऑल ऑक्सीजन एंड CO2 बाहर निकलता है। आप एक और चीज याद रखना कि आपके पास लंग्स तो होते हैं वो अपना काम करने के लिए, लेकिन लंग्स नहीं कर सकते एक काम कि वो आपके O2 को आपके पैरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, आपके O2 को ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, आपका O2 अंदर तक आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, याद रखना, आपके रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में आप समझते हो,
and that is my circulatory system. That is going to be the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेटा आपका होता है वो आपका एक बहुत ही जरूरी रोल आपका प्ले करता है ताकि आपके गैसेस को थ्रू आउट द बॉडी आप पहुंचा सको. तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे याद है, दैट इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. और ये आपका एक बड़ा ही जरूरी रोल यहाँ पे प्ले करेगा, सो दैट यू कैन ट्रांसपोर्ट द गैसेस थ्रू आउट द बॉडी. आपको बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जब आपको गैसेस ट्रांसपोर्ट करनी होंगी तो करने के लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके यहाँ पे मदद करता है. तो ये बात भी याद रखना कि हाँ जी, आपके लंग्स आपका एयर को लेके आ रहे हैं अंदर, बट अब उस ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाने के लिए यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसकी जरूरत आपके कई सारे एनिमल्स को नहीं होती. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अर्थवॉर्म, अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूँ तो अर्थवॉर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट अर्थवॉर्म विल नेवर नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सही मायने में, क्योंकि वो एयर से डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन को ले रहा है और वो हर एक टिश्यू को वैसे ही आपका मिल जाता है, राइट. सो मेनी ऑफ द लाइक सिंपल ऑर्गेनिजम्स डोंट नीड टू हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज वो डायरेक्टली आपका एयर लेते हैं सराउंडिंग में से, स्किन के अंदर वो लेते हैं उसे, और वो थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता. अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो ह्यूमंस या कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनके पास यू विल हैव द लंग्स, एंड लंग्स के साथ साथ यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपके थ्रू आउट द बॉडी आपके ऑक्सीजन को वहां पे वो सप्लाई करेगा. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. दिस इज वन थिंग व्हिच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू शुड बी नोइंग कि सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स. तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे. देखो, आज आपने देखना क्या है, आप ऑक्सीजन को लेते हो अपने लंग्स के अंदर, एंड फ्रॉम द लंग्स यू हैव टू सेंड देम थ्रू आउट द बॉडी. तो वो सब करा जाता किस तरीके से, दैट इज समथिंग वी ट्राई टू सी. उस चीज हम यहाँ पे देखेंगे. तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते, क्या लिखा हुआ है, वी ऑल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी. बिल्कुल, हम सबको यहाँ पे एनर्जी चाहिए. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये आप जानते हो. ये करने के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और आप यहाँ पे आपको एनर्जी बन के आपको यहाँ पे मिलती है. ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, व्हाट यू आर सीइंग फाइंडिंग ओवर हियर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नीड्स टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली. अब देखो, जब भी आपके ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे, जब भी आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं आपके सेल के अंदर वाया एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपका CO2 बनता है. तो आपका हमेशा यहाँ पे आपका CO2 बनता रहेगा. तो जब भी आपका सेल आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है तो आपका सेल के अंदर से आपका CO2 आपका हमेशा बनता रहेगा. इस CO2 को हमें बॉडी के बाहर निकालना होता है. तो जब आप एक्सहेल करते हो, जब आप एक्सहेल कर रहे होते हो तो बेसिकली आप CO2 को बाहर निकाल रहे होते हो. अब मैं जानना चाहूंगा, आप में से कोई भी मुझे बताइए कि आपका जो CO2 बन रहा होता है सेल के अंदर, ये कौन से प्रोसेस के बाद आपका CO2 बनाया जाता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? नहीं, रिपीट करना. आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे आपके कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं. एक होता है बेटा आपका ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल, एक होता है फिर आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन से प्रोसेस के बाद आपका CO2 बनता है? क्रेब साइकिल. क्रेब साइकिल. क्रेब्स साइकिल बाबा, क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद ही आपके यहाँ पे अच्छे अमाउंट में आपका CO2 बनेगा, और वही CO2 जो होता है उसको हमें बॉडी के बाहर निकालना होता है, और उसी को निकालने के लिए फिर आपका अगेन हम हेल्प लेते हैं हमारे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो ये बात आप समझिए कि CO2 को बाहर भेजना हो या O2 को टिश्यू तक पहुंचाना हो, उन सबके लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे कनेक्शन में आपके यहाँ पे काम करेगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? So what will be happening here has the continuous exchange of gases is required. So continuous exchange of gases आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा हमेशा यहाँ पे between the tissues and your blood vessels के साथ आपको हमेशा यहाँ पे आपका exchange of gases आपका होता रहता है. Breathing and exchange of gaseous exchange are steps involved in the complex process of respiration. बिल्कुल, which makes use of the physiological system called as a respiratory system. तो ये सब करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जिसको हम लाइक डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे, राइट? सो चलिए बात करते हैं हमारे पे ब्रीदिंग के बारे में. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज माय ब्रीदिंग. तो जो भी हम यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे थे हमारे O2 CO2 का, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग. देखिए लड़का जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ब्रीदिंग कर रहा है. यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट, राइट? ऐसे इमेजिन कर लो कि वो कर रहा है. एंड देन यू हैव अ रेस्पिरेशन. इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर द फूड मटेरियल like glucose is oxidized to produce energy in the form of the ATP. बिल्कुल, ये आपका वो इवेंट है जो आपका सेल के अंदर होगा जहाँ पे हम एनर्जी बनाते हैं, और जब ये एनर्जी बनाई जाएगी तो बनाने के लिए एनर्जी आपको चाहिए O2, और जब ये एनर्जी बनाई जाती है तब आपका CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाता है. तो देखिए वही चीज आपको यहाँ पे बता के रखी हुई है. तो प्लीज ये डिफरेंस यहाँ पे याद रखना.
व्हाट इज ब्रीदिंग, ये बात है ना, व्हाट इज माय सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये दो चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। क्या यहाँ तक बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये बात एक आप यहाँ पे याद रखिएगा कि these are the things which have been happening। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम जानते हैं। इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल एक फिजिकल प्रोसेस है। आपके यहाँ पे मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, आपके लंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग अबाउट द ब्रीदिंग, तो आप एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं हमेशा, दैट यू विल फाइंड देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लाइक लंग्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तो आपके होते ही है, बट लंग्स के साथ साथ कई सारे आपके यहाँ पे मसल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो यू विल फाइंड देयर इज इन्वॉल्व सम मसल्स ओवर हियर, जैसे कि डायफ्राम हो गया या आपका इंटरकोस्टल मसल हो गया, वो हम आगे देखेंगे, बट यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ मसल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। और अगर आप मुझे बता पाओ, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझे कितना एयर अंदर लेना है, कितना एक्सेल करना है, क्या मैं ये चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल 100% मैं कर सकता हूँ कि मुझे कितने एयर को अंदर लेना है, कितने को बाहर लेना है। तो वो सब मेरे मसल्स मेरी हेल्प करते हैं। तो जब मैं एकदम स्ट्रांगली इनहेल करता हूँ तो वो टाइम पे मेरे मसल्स यहाँ पे मेरी मदद करेंगे, राइट, टू टेक अप द एयर इन हाई अमाउंट। और जब मैं एक्सेल करता हूँ फोर्सफुली, तो वो टाइम में मेरे मसल्स मदद करते हैं। तो लंग्स के साथ आपके कई सारे मसल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे, राइट। इट इन्वॉल्व्स breathing organs and lungs, which will be seen over here, ठीक है। Respiration is a more complex and includes breakdown of food into release energy, ये हम already देख चुके हैं। It is a biochemical process, it is a biochemical process to release energy, it occurs at a cellular level, ये cellular level पे आपका यहाँ पे occur होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, this is one thing you have to know, right। तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके वहां पे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो कुछ एनिमल्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप मुझे उसका आइडिया दे सकते हो कि उनमें आपको क्या मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है? By skin. Skin. बिल्कुल सही, यस, वी विल हैव अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट ओवर हियर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस respiration, that is all happening with the help of the skin, ये बेसिकली यहाँ पे स्किन से हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे पोरिफेरा की, फिर Skin. अगेन बिल्कुल सही, that is also happening via your skin, ये भी आपके स्किन के थ्रू आपके यहाँ पे एक्सचेंज आपके यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट टर्टल, टर्टल में कैसे होगा? Lungs. टर्टल में आपके पास लंग्स होते हैं, रेप्टाइल है ये आपका, दिस इज गोइंग टू बी अ रेप्टाइल ओवर हियर एंड इट विल बी हैविंग अ लंग्स, दिस इज अ रेप्टाइल एंड दिस विल बी हैविंग द lungs, right? Then you also get to see, if I talk about let's say ostrich, so ostrich में कैसा होगा? Lungs. ठीक है, अगर lungs, all right, ठीक है। Then if I talk about cockroach, याद करिए कॉकरोच तो हमने किया था, ट्राइकियल सिस्टम, बिल्कुल सही, यू कैन रिमेंबर इट एज अ ट्राइकियल सिस्टम। चलो याद है, कुछ बच्चों को याद ही है। So we have this tracheal system जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते थे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ मेरे यहाँ पे लेट्स से फिश की, बिल्कुल सही, फिश के अंदर आपका यहाँ पे मिल सकेंगे हमारे यहाँ पे गिल्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे क्रैब्स की, Greenland. अरे वो तो एक्सक्रीशन के लिए होता है ग्रीनलैंड। बुक लंग्स मिलेगा स्पाइडर और इसके अंदर इन योर स्कॉर्पियन, दे विल बी हैविंग द बुक लंग्स। क्रैब में क्या होगा? बुक गिल्स गिल्स ही होंगे इसके अंदर भी आपके गिल्स होंगे, राइट। पानी का जानवर है, गिल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। और फिर आपका एक रहता है फ्रॉग, फ्रॉग में बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है। फ्रॉग के अंदर, टैडपोल के अंदर यू विल गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ द गिल्स एंड देन आपका जो फ्रॉग होता है दैट विल बी हैविंग द लंग्स, तो ये सब मिल जाता है उसके अंदर आपको। उसके साथ स्किन से भी उसका ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्यूटेनियसली भी वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है।
So that is something you will get to see. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एनिमल पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, वाटर के अंदर आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका काफी कम रहता है कंपेयर टू एयर. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज गोइंग टू बी वेरी लेस. सो इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट में पानी को पास कराना पड़ता है आपको गिल्स के पास से, तब आप उसमें से आप ऑक्सीजन निकाल सकते हो. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, लाइक अ फिश इज लिविंग इन वाटर, सो इट हैज टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. पानी में जो ऑक्सीजन है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको वहां से वो लेना होता है. लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट इतना कम होता है पानी के अंदर कंपेरेटिवली, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर से, कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपको गिल से पास कराना पड़ता है, और तब जाके आपका ऑक्सीजन तब जाके आपको बहुत सारा पानी आपको पास कराना पड़ता है गिल से, तब जाके आपका ऑक्सीजन आप रिटेन कर पाओगे. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू रिटेन सम ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. क्या रखना, पानी के अंदर ऑक्सीजन को यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है. आई वुड से मुश्किल, बट इट्स इन अ लेस अमाउंट, राइट. सो वाटर मीडियम के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट लेस रहेगा, सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू पास टू द गिल्स, तब वो ऑक्सीजन को लाइक रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर पाता है. चलिए आगे देखते हैं. The mode of external respiration varies greatly from organism to organism. The basic process of respiration, cellular respiration, is similar in all living organisms. So basically, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जो हम एयर को अंदर ला रहे हैं, वो सब में अलग अलग होता है, बट जो सेल के अंदर जो इवेंट हो रहा होता है वो हम सबके अंदर सेम है, राइट. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स. बिल्कुल ये एनिमल टू एनिमल आपका यहाँ पे डिफर करेगा. सो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. वेरियस डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स आर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. कई बार आपका मेम्ब्रेन के थ्रू आपका पास हो जाती चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा अबाउट माय प्लानेरिया, राइट. इफ आई टॉक अबाउट माय समथिंग लाइक अ प्लानेरिया, सो मेम्ब्रेन से ही आपका डायरेक्टली पास हो जाएगा एंड इट विल गेट इनसाइड द बॉडी. एयर के आपकी ऑक्सीजन आ जाएगा अंदर. थ्रू बॉडी वॉल, स्किन, जैसे हमने अर्थवॉर्म का एग्जांपल लिया था, अर्थवॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया, इन सबके अंदर स्किन के थ्रू हो जाएगा. देन यू हैव अ ट्राइकल सिस्टम, जो हमें मिलता है जनरली हमारे लाइक टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के अंदर. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो भी आपके होते हैं, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, लोकस्ट हो, कॉकरोच हो, उन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव द ट्राइकल सिस्टम. थ्रू गिल्स, जो आपको मिलता है फिश के अंदर, जो आप एग्जांपल यहाँ पे देख चुके ऑलरेडी. एंड देन यू हैव थ्रू लंग्स. सो अलग अलग तरीके होते हैं आपके एयर को अंदर लेने के. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल देख रहे थे, लाइक एंटायर बॉडी सरफेस से कौन कौन अपने लाइक एयर को अंदर ला सकता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने, यू कैन सी एग्जांपल लाइक योर स्पॉन्जीज, you have example like your coelenterata, you have example like your flatworm. So these are the example जो like directly आपके air को अंदर ले सकते हैं from the body surface, right. Then you have a respiratory organ, कुछ बने होते हैं tracheal tubes like in your insects, centipede, millipede, spider, और उसके अंदर ये नहीं आएगा spider, और आपके scorpion के अंदर आपका you will have a different thing, you will have a book lungs, ठीक है. And then they can have a tracheal tube, but initially आपको रखना है they will have something like a book lungs, और उनके थ्रू दे कैन डू देयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन मॉइस्ट स्किन, अर्थवॉर्म एंड एम्फीबियन, इनके अंदर आपकी मॉइस्ट स्किन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू टेक अप द एयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे स्किन इन्वॉल्व होता है, ठीक है. देन हम यहाँ पे देखेंगे, देन यू हैव गिल्स इन द फिशेस. फिश हो गए, टैडपोल हो गए, प्रॉन हो गए. किसको मालूम है प्रॉन कौन से फाइलम के अंदर आता था? एनीवन नोज फाइलम कौन सा लगता था प्रॉन के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, किसको याद है आपके टैडपोल जो हुआ करते थे, टैडपोल के अंदर आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हुआ करता था? यूरिक एसिड, अमोनिया. टैडपोल अमोनिया होता था, ठीक है. हाँ जी, अमोनिया होता था. लेकिन जैसे वो आपका फ्रॉग बन गया, देन इट यूज्ड टू चेंज. देन वो क्या होता था? यूरिया. बिल्कुल सही, ठीक है, राइट. राइट. एंड देन यू हैव लंग्स इन द मोस्ट वर्टिब्रेट्स. मोस्ट वर्टिब्रेट्स विल हैव द लंग्स. मुझे बताओ डॉल्फिन में क्या होगा? लंग्स. डॉल्फिन के अंदर क्या आपके होंगे? लंग्स. डॉल्फिन के अंदर आपको लंग्स मिलेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं व्हेल में क्या होगा? देन लंग्स. लंग्स ही होंगे. व्हेल और डॉल्फिन दोनों मैमल्स होते हैं, याद रखिए, दोनों के दोनों यहाँ पे मैमल्स हैं. गिल्स नहीं होंगे. गिल्स तो आपको सिर्फ पाइसेस में आपको मिलते हैं देखने के लिए. You'll find dolphin and whale are the example of my mammals,
एंड दे विल बी हैविंग द लंग्स, इनके पास भी आपको इनके साथ आपको यहाँ पे लंग्स देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स यू हैव टू नो, जो बड़े ही सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो काफी आपका कॉम्प्लेक्स होता है, काफी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए. अब इसको समझने के पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहूंगा, आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके अगर मैं आपसे पूछूं 2-3 डिसऑर्डर के आप नाम बताओ, इफ यू कैन टेल मी फ्यू डिसऑर्डर बेस्ड ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डिसऑर्डर आपके यहाँ पे कौन से लग जाएंगे? Not applicable. Asthma. Emphysema. अस्थमा, देन एम्फिसेमा, ठीक है, ऑलराइट, और कुछ? अरे मैं कोरोना वायरस भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, वही तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, कोविड. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और क्या हो सकता है? Cancer. ना, कैंसर नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ लंग कैंसर. Pneumonia. क्या बेटा, क्या? Pneumonia. निमोनिया, ठीक है, हाँ जी, निमोनिया एक आपकी बीमारी होती है जो आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है. फिर एक होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एज अ टीबी, ये भी आपने सुना होगा. दिस इज आल्सो Yes, sir. योर Yes, sir. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और कुछ आप लोग, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? कोल्ड एंड कफ. सर्दी जुकाम. Cold and cough, yeah, common cold. I can simply write common cold over here. Right, so common cold आपका यहाँ पे एक होता है. अब common cold basically आपके lungs को affect नहीं करता. अब चलो इनको हम यहाँ पे देखते हैं. What has been happening over here? See, अस्थमा, emphysema, COVID, pneumonia, right, tuberculosis, ये आपके lungs को affect करते हैं. They are known to affect the lungs. ये आपके lungs को affect नहीं करता. It is only going to affect the upper respiratory tract. ये आपका सिर्फ affect करेगा आपके यहाँ पे. क्या बेटा बोलिए? Sugar है. फीवर है? कुछ सुन नहीं, पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हो आप? Sir, sugar है. शुगर नहीं, शुगर लंग्स को अफेक्ट नहीं करती. शुगर बेटा लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी बेटा, नहीं करेगी. Bronchitis. ब्रोंकाइटिस, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सी ब्रोंकाइटिस आपका हो जाता है यहाँ पे. यस, यू कैन हैव ब्रोंकाइटिस, ये आपका हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप समझिए ध्यान से इस चीज को, that you have asthma, you have emphysema, you have a cold, you have a pneumonia, you have tuberculosis, and then you have a common cold, and then you have a bronchitis. So these are the few things which will be like ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं. अगर मैं इनको देखा जाओ तो इनमें से जो आपका कॉमन कोल्ड होता है ये कभी भी आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा. इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी पार्ट. मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके सिर्फ फेरिंग्स या नोज को यहाँ पे आपका नुकसान होता है या उसको यहाँ पे आपका अफेक्ट होगा. सो फेरिंग्स या नोज आर द ओनली एरियाज ओवर हियर which will get affected in this, right? You don't find common cold जैसे आपके lungs को कभी तकलीफ होती है. बड़ा मतलब है, अगर मैं इन सारी बीमारियों की बात करूं, ये सारी कंडीशंस की, yes, they are going to affect the lungs. और एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि जहाँ पे आपको lungs को डैमेज हो रहा है, राइट, जहाँ पे कई बार क्या होता है lungs को इतना डैमेज होता है कि वो रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब उसे ठीक नहीं कर सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एम्फिसेमा हो गया, तो एम्फिसेमा जब लंग्स को डैमेज होता है, देन यू गेट टू सी कि यार उसका डैमेज काफी लॉन्ग टर्म होता है. तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर लंग्स के ऊपर कोई डैमेज होता है ना, उसको आप ठीक, मतलब उसको आप डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो. आप ये चीज का ध्यान रख सकते हो कि और डैमेज ना हो, बट यू कैन नॉट रिवर्स दैट थिंग. तो जो नुकसान हुआ वो हुआ. सो ये बात आप आगे जाके सीखोगे. सो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू कैन नो फ्यू डिसऑर्डर्स ओवर हियर, एंड आई कैन सी दैट सम ऑफ यू डू नो कौन से डिसऑर्डर्स आपको मिलते हैं लंग्स में होते हैं. बट याद रखना, कॉमन कोल्ड लंग्स में नहीं होता, इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और अगर आप देखोगे तो ये आपको साल में 2-3 बार हो जाता है, साल में 2-3 बार आराम से हो जाता है वो आपको. एंड इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट यू द नोज, नेजल पैसेज में आपको इसका अफेक्ट होते हुए दिखेगा, वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, राइट. तो चलिए, हाइपोक्सिया सर. बोलो बेटा, बोलो क्या हो गया, बोलो. हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया वो हम बाद में देखते हैं. अभी हाइपोक्सिया इज नॉट अ लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन, वो सिर्फ लाइक यू व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. So human respiratory system is a physiological system consisting of a respiratory organ and structure involved in the gaseous exchange. चलिए यहाँ पे हम देखें कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी. You will have a nose, you will have a pharynx, you will have a larynx, trachea, bronchi and bronchioles, alveoli and lungs. तो ये सारी, ये पैटर्न याद रखना, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. So it's all start with the nose,
Then you have the pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs. ये सारी चीजें आपके यहाँ पे involve है, like they are all become a part of my human respiratory system. They are all going to be a part of your human respiratory system का, ये आपका यहाँ पे part बन जाएंगे. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे lungs है. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो lungs होते हैं, क्या इनको कोई प्रोटेक्ट करता है? Yes, sir. Yes, कौन sir. Yes, sir. कौन? Yes, sir. Ribs. Yes, sir. Mucus. बिल्कुल Ribs, सही. sir. Ribs. हाँ हाँ बिल्कुल. So you will find जब हम lungs की बात करते हैं, से याद रखना, lungs will have a protective covering, right? So lungs have been kept in a rib cage. Lungs को रखा जाता है, they have been protected by the rib cage. Rib cage इनको generally यहाँ पे protect कर देता है. Rib cage is known for that, is going to protect them. अब रिब केज की जगह तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिब्स आ रहे हैं. बेसिकली दिस विल इंक्लूड द रिब्स एंड द स्टर्नम. तो रिब केज में क्या था वो हम बाद में पिक्चर देखते हैं. आपके बोन्स यहाँ पे आते हैं, सो यू कॉल देम एज द रिब्स. यू विल हैव द रिब्स ओवर हियर एंड यू विल हैव द स्टर्नम. सो रिब्स एंड स्टर्नम will be involved over here. Okay, so that is something you have to remember, right? अब यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए, एक चीज का आप यहाँ पे याद रखिए, that this is what you will be finding in the like lungs are protected by them. अब lungs को ही सिर्फ rib cage प्रोटेक्ट नहीं करता, अगर आप ध्यान से देखोगे तो rib cage इवन प्रोटेक्ट करता है आपके यहाँ पे हार्ट को. So rib cage का एक और यहाँ पे काम होता है कि आपके lungs तो बच ही रहे वहाँ पे, but it will also known to protect the heart. It is also known to protect your heart. और एक और चीज प्रोटेक्ट करता है, वो एक और वाइटल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करेगा. कोई बता सकता है वो कौन सा होगा? नहीं पता. किडनी. किडनी को भी ये आपका प्रोटेक्ट करता है. तो रिब केज आपका काफी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली आपका यहाँ पे. इट इज प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, इट इज प्रोटेक्टिंग योर किडनी एंड इट इज ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि लंग्स को तो प्रोटेक्शन मिले वहां पे. Okay, so let's see. So respiratory system has two parts, conducting part and exchange part. अब conducting part बेटा वो होता है जहां पे आप ऑक्सीजन को लेके आते हो आपके लंग्स तक. So लंग्स तक आने तक जो भी आपका रीजन आपको वहां पे आता है उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट. और एक्सचेंज पार्ट वो होता है बेटा जहां पे आपका एक्सचेंज होता है गैस का. तो लंग्स के अंदर एक बार आपका एयर पहुंच गया, फिर वहां से आप गैस को एक्सचेंज करोगे. एलुलाई से आप लोगे आपके ब्लड वेसल के अंदर और वहां से आपका आएगा एलुलाई के अंदर. वो हम देखेंगे आगे. सो डोंट वरी, ये अगर टर्म समझ जा रहा कोई बात नहीं, आपको आगे टर्म समझ आएगा. ठीक है. So let's see what is the conducting part. It transports the atmospheric air into the alveoli. ये आपको वो पार्ट है जो आपके एयर को बाहर से लेके एल्वेलाई तक लेके आता है. ये आपको वो वाला पार्ट होगा जो आपके एयर को बाहर से आपके एल्वेलाई तक लेके आएगा, राइट? It clears the air from the foreign particles. इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे कंडक्टिंग पार्ट का कि फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है. इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. सो इसका एक ये सुपर इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पे याद रखना. एक और काम क्या होता है मेरे कंडक्टिंग पार्ट का? इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर इनटू द बॉडी टेम्परेचर. ये आपके लाइक ह्यूमिडिफाई करता है आपके एयर को, उसे बॉडी टेम्परेचर के साथ लाइक मैच करके लेके आता है. तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है इन लोगों ने. दे हैव रिटन अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट. इट विल हैव द नोज, it will have the pharynx, larynx, trachea, bronchus and bronchioles. They are all a part of my conducting part of my respiratory system. They are all going to be the part of my conducting part of your respiratory system. अब एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिए. इमेजिन करिए कि आपके नाक से आपकी एयर अंदर आ रही है, ठीक है? अब एयर के अंदर हो सकते हैं आपके कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं. यू कैन हैव नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ओवर हियर, राइट, इनसाइड द नोज. Now what will happen ना, उन 10 पार्टिकल्स के साथ जो भी माइक्रोब होते हैं उनको आपको रोकना है. तो वो रोकने का काम आप करते हैं. यहाँ पे आपका नेजल पैसेज, अगर आपको याद हो तो आपकी जो नाक होती है उसमें नेजल पैसेज होता है, वो कई सारे डस्ट पार्टिकल्स को रोक देगा. इट विल स्टॉप मेनी ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स. अब समझो उसके अलावा भी कोई डस्ट पार्टिकल आपके पहुंच गए आपके फेरिंक्स से होते हुए. लेट्स सी ओवर हियर, आपका ये जो सिस्टम था यहाँ पे नोज से पास हो गए, फेरिंक्स से आ गए, लेरिंक्स से आ गए, ट्राइकर तक पहुंच गए, राइट? अगर आपको याद हो तो हमने कोई बात करी थी ट्राइकर ब्रोंकियल को लेकर, हमने बात किया था. If you remember this, try to remember this thing. जब हम ब्रोंक्यूल्स को पढ़ रहे थे या ब्रोंक्यूल्स के रिलेटेड हमने एक बात की थी, वो बात यहाँ पे ये थी that you have some epithelium known as my ciliated epithelium. Ciliated epithelium. किसको याद है epithelium मुझे कहाँ मिलते थे देखने के लिए? Bronchioles. Bronchioles के ब्रोंक्यूल्स के अंदर. Yes.
सिलेटेड एपिथेलियम मुझे मिलते हैं मेरे देखने के मेरे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, दे वर सीन इन माय ब्रोंक्यूल्स। सो ब्रोंक्यूल्स के अंदर मुझे मेरे सिलेटेड एपिथेलियम मुझे देखने के लिए मिलते थे। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दे वर सीन इन द ब्रोंक्यूल्स, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। वो आपको मिलते थे वहां पे देखने के लिए। उसके साथ याद रखना ये आपको ये मिलते थे आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हेल्प करता हूँ कि लोग करते क्या आते हैं। सी, अब समझो कि मेरा यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे लेट्स से दिस इज माय वन ऑफ द ब्रोंक्यूल, राइट, दिस इज माय वन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, और इवन इन द ट्राइका यूज्ड टू फाइंड देम। अब ब्रोंक्यूल के अंदर मेरे यहाँ पे लगे, मेरे अज्यूम कर लो कि मेरे वॉल पे लगे मेरे यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम। किसको याद है ये क्या करते थे, इनका काम क्या था इन एपिथेलियम का? म्यूकस को अपवर्ड पुश करना सर। वेरी गुड अभिषेक, यस, दे वर नोन टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द अपर पार्ट। ये जो म्यूकस होता था, ये म्यूकस को ऊपर के साइड पे पुश, तो जितना भी आपका म्यूकस रहता है, जितना भी आपके यहाँ पे म्यूकस रहता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, इसको करते थे पुश ऑन द अपर साइड। तो ये जो मेरे यहाँ पे ब्रोंकोस में जो मेरे यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम थे, इनका याद रखना काम करता है, दे यूज्ड टू पुश द म्यूकस टू द अपर साइड, दे यूज्ड टू पुश द म्यूकस to the upper side, to upper side। अब आप ये सोचो यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, कि आप म्यूकस को यहाँ पे पुश करें ऊपर के साइड पे, ये म्यूकस वहां पे क्या कर रहा होता है, म्यूकस का वहां पे काम क्या होता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, म्यूकस बेटा जो आपका होता है ना अपर पार्ट के अंदर, इसका ही काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना। डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई फॉरेन पैथोजन हो गया, इसको ये लोग ही पकड़ने का काम करता है। तो जो भी आपको म्यूकस मिलता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसका काम ही होता है कि डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, रोक देना। और एक बार उन्होंने उसे वहां पे रोक दिया, एक बार म्यूकस उन्हें वहां पे पकड़ लिया, उन्हें वहां पे रोक दिया, देन वो उन्हें पुश करता है टुवर्ड्स द अपर साइड। वो देन उसे पुश करेगा विद द हेल्प ऑफ माय सिलेटेड एपिथेलियम, वो उसे पुश करेंगे अपर साइड के अंदर ताकि वो मुंह तक आए और फिर आप उसे स्वेलो कर लें। देन यू आर गोइंग टू स्वेलो दैट म्यूकस अलोंग विद द सलाइवा इनटू योर माउथ, क्योंकि एक बार वो पेट में आ गया सलाइवा के साथ आपका म्यूकस, देन उसको हम लोग वैसे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि पेट के अंदर ये आवा एसिडिक कंडीशन, तो वैसे आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका काम यहाँ पे क्या होता है, दे आर गोइंग टू पुश द म्यूकस टू द अपर साइड, और जो म्यूकस आपका रहेगा आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसका ही काम होता है यहाँ पे टू ट्रैप ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और उनको फिर लाइक आगे ना जाने देना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट कंडक्टिंग पार्ट इज गोइंग टू क्लियर द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, उन्हें वहां पे पकड़ लेता है और फिर उन्हें वो पुश करके ऊपर के साइड भेज देता है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंचे। तो ये चीज एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। काफी बार इसके और बेस क्वेश्चन आ चुका है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन अगला पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाता है दैट इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, सी समझो अभी आप सब लोग हिमाचल में हो, आप शिमला में खड़े हो और रोड पे खड़े हो के आप ब्रीथ कर रहे हो। तो जब आप ब्रीथ कर रहे हो एयर को, और वो एयर काफी लो टेम्परेचर वाली है, तो इतनी लो टेम्परेचर की एयर अगर आपके लंग्स तक आ रही है, देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू, वो अच्छा नहीं होता आपके लंग्स के लिए। और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी करना पड़ता है उससे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। तो जब भी आपकी एयर पास हो रही होती है आपके कंडक्टिंग पार्ट से, मतलब नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइका से वो पास हो रही होती है आपकी एयर, तो उसका टेम्परेचर हम लोग बॉडी टेम्परेचर से लाइक इक्वल करके लेके आते हैं। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर एयर इज पासिंग थ्रू द ट्राइकियल ट्यूब टुवर्ड्स द लंग्स, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके जो एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसे मैच करा देते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू ब्रिंग द टेम्परेचर टू दैट लेवल कि वो बॉडी टेम्परेचर के साथ वहां पे वो मैच कर जाए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये एक और इसका यहाँ पे काम होता है। सो ह्यूमिडिफाइज द एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और ये दो मेरे रोल होते हैं ऑफ माय कंडक्टिंग पार्ट। सो दिस इज व्हाट माय कंडक्टिंग पार्ट इज नोन फॉर। एंड देन यू हैव द एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट में यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा आपके यहाँ पे एल्वेलाई। एक्सचेंज पार्ट में आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका एल्वेलाई। यहाँ पे हमें पिक्चर शायद दिख जाएगा एल्वेलाई का, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर द एल्वेलाई। सो यू विल फाइंड सच राउंड स्ट्रक्चर ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय एल्वेलाई। और ये एल्वेलाई के थ्रू आप यहाँ पे करते हैं अपना गैसियस एक्सचेंज। सो ओवर हियर आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली जो भी मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, जो भी मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे होगा, इसको मैं सेंड करूंगा टुवर्ड्स द इनटू योर ब्लड वेसल्स, और जो मेरे ब्लड वेसल में मेरे यहाँ पे CO2 होगा, दैट विल बी ब्रॉट इनटू द एल्वेलाई, वो मेरा वापस लेके आएगा मेरे एल्वेलाई के अंदर। तो यहाँ पे याद रखना, एल्वेलाई बेटा वो लोकेशन होते हैं जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। सो दिस इज अ लोकेशन वेयर यू विल बी फाइंडिंग द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। यहाँ पे यू विल हैव द एक्सचेंज ऑफ gases will be observed.
तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड रखना, दैट गैसेस एक्सचेंज आपका इस पार्ट में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सचेंज पार्ट में क्या आएगा, तो आपको आंखें बंद करके यहाँ पे लिखना है, याद रखना है, इट विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, राइट। और किससे गैसेस एक्सचेंज करेंगे वो लोग, क्या गैस एक्सचेंज किसके साथ होगा यहाँ पे, ब्लड वेसल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको O2 को आपको देना है, आपके ब्लड के अंदर रिलीज करना है, और ब्लड से आपको CO2 को लेके आना है आपके एल्वियोलाई के अंदर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे की जाती है। देखो, इट इज अ साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। सो ये वो साइड होता है जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाएगा ब्लड और आपके लाइक एल्वियोलाई के बीच में, राइट। These are going to the alveoli over here. तो ये बात आपको यहाँ पे, this is one thing which should be very much like simple है, ये सब समझने के लिए, ये सब इतना डिफिकल्ट है नहीं। क्या यहाँ तक सब चीजें आपको समझ आ रही है? Are these things clear to all of you यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे Yes, sir. complex फिलहाल we are just trying to see some simple things right now, so please understand those things. एक बार अगर आपको आज का लेक्चर खत्म होते होते हुए अगर आपको बेसिक फाउंडेशन अगर आपको मिल गया इस चैप्टर का, देन बाकी हम लाइक वी कैन बिल्ड समथिंग ऑन दैट, और फिर आप उसे थोड़ा सा एक अलग लेवल पे भी आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लंग्स के बारे में। सो लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक चेंबर एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या एक मसल है, डायफ्राम आपका एक मसल होता है यहाँ पे, और वो मसल आपको मिलेगा नीचे, समवेयर ओवर हियर यू विल हैव द मसल, somewhere over here you will be having the muscles, right। तो यहाँ पे आपको आपके मसल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस इज द डायफ्राम बेसिकली, ये जो मसल मेरा आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डायफ्राम, ठीक है। और ये बड़ा ही एसेंशियल होता है आपके ब्रीदिंग के लिए, दिस इज गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अगर आप एकदम लाइक जोर से इनहेल करते हो या एक्सपायर करते हो, उसके लिए आपका डायफ्राम आपके यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करेगा, तो ये बात याद रखना, ठीक है। सो राइट लंग हैज 3 लोब्स। राइट लंग को अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे 3 लोब मिलते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। एंड जो लेफ्ट लंग आपको यहाँ पर इट विल हैव द 2 लोब्स, इसके अंदर आपको 2 लोब मिलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 लोब यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, राइट। सो यू विल हैव अ राइट लंग विल हैव 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग विल हैव द 2 लोब्स। each lung is covered by double layer pleurae. So हर एक लंग यहाँ पे कवर किया जाता है by a double layer of your pleurae. So every lung over here is covered by a 2 layer of pleurae. So double membrane covering आपको मिलेगी यहाँ पे basically. So that double membrane covering and that is called a pleurae. So it will have the outer pleurae and you have a like a inner pleurae, right? So उसे हम कहते हैं parietal and visceral. यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा because slide के अंदर आपको दिखेगा नहीं. But let me tell you over here you have a parietal. So आपकी 2 layer आपके यहाँ पे होती है. So समझो ये एक मेरी layer है and then you have another layer over here. So you have a outer layer, right? And then you have an inner layer. तो आपको आउटर और इनर लेयर यहाँ पे मिलती है। अब उसके अलावा क्या होगा, यू हैव अ सेंटर वाला स्पेस, यू हैव अ सेंटर स्पेस ओवर हियर। अब इस स्पेस के अंदर आपको मिलता है एक फ्लूइड। सो इन दिस स्पेस विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। सो उसको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं। सो यू हैव दिस स्पेस एंड दिस स्पेस, या इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको मैं आउटसाइड पे लेबल करता हूँ। सो यू हैव अ सेंटर स्पेस ओवर हियर एंड द सेंटर स्पेस विल हैव द फ्लूइड, और यहाँ पे आपको एक फ्लूइड मिलता है, इसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लूरल फ्लूइड। तो ये एक चीज आना, दैट यू हैव अ प्लूरल फ्लूइड इन द आउटर एंड इनर लेयर। ओके, सो आउटर लेयर को हम बोलेंगे यहाँ पे पैराइटल लेयर। सो आउटर लेयर को हम इवन कहते हैं एज अ पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, विसरल लेयर विल बी माय इनर लेयर। इनर को हम बोलेंगे यहाँ पे विसरल और आउटर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पैराइटल, ठीक है। एंड बीच में आपको यहाँ पे एक फ्लूइड मिलता है, दैट फ्लूइड ओवर इज कॉल्ड एज माय प्लूरल फ्लूइड। तो ये चीज आप यहाँ पे आ रखिए। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द आपके लंग्स के अंदर, आपके आउटर मेम्ब्रेन में आपको ये चीजें मिलेंगी देखने के लिए। नाउ अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। सो लेफ्ट लंग विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है, व्हाई द लेफ्ट लंग इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्मॉलर? एनीवन? जो हार्ट होता है वो उसकी तरह हार्ट होता है, लेफ्ट साइड होता है। यस, बिल्कुल सही। सो यू विल हैव एक यहाँ पे स्पेस आपको मिलेगी, यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे हार्ट मिलेगा, और ये जो स्पेस आपकी यहाँ पे होती है इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कार्डियक नॉच। सो दिस स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कार्डियक नॉच,
इस स्पेस के अंदर आप बेसिकली अपने हार्ट को रखते हो। तो याद रखना वो स्पेस वहां पे होती है थोड़ी जहां पे आपका हार्ट होता है, इसलिए आप देखोगे कि लेफ्ट लंग मेरा थोड़ा सा छोटा होगा। तो इवोल्यूशन ने आपको लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा दिया कंपेयर टू द राइट लंग, बिकॉज यहाँ पे हम हमारे हार्ट को प्लेस करते हैं। दिस इज अ प्लेस वेयर द हार्ट इज बीन केप्ट। तो याद रखना राइट lung will have 3 lobes, left lung will have 2 lobes, and they will have a outer membrane. We have a double membrane covering parietal pleurae, and we have a visceral pleurae, right? और collectively से हम यहाँ पे pleurae कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। These are the few things you have to know. अब देखते हैं हमारा एयर यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये कैसे आपका अंदर तक आएगा। सो इसका पैसेज यहाँ पे करेगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो एयर विल पास टू द नोस्ट्रिल, जो आपके जो 2 होल्स होते हैं नोज के अंदर, नोस्ट्रिल। देन वहां से वो जाता है आपका नेजल कैविटी के अंदर एयर, वहां से वो आपका जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फ्रॉम दैट इट विल गो टुवर्ड्स द फेरिंग्स, एंड देन फेरिंग्स से वो आपका पास होते हुए लैरिंग्स से पास होते हुए इट विल गेट इनटू द ट्राइकिया। अब लैरिंग्स जो है आपका, अगर आपको याद हो तो लैरिंग्स आपका होता है यहाँ पे वॉइस बॉक्स। दिस इज गोइंग टू बी योर वॉइस बॉक्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि द लैरिंग्स इज गोइंग टू बी द वॉइस बॉक्स, और यहां से आपकी आवाज निकल पाती है। ओके एक और बात याद रखना कि ऐसा ही एक वॉइस बॉक्स आपके बर्ड्स में भी होता था। इसको याद है उसका नाम क्या होता था? सिरिक्स। वेरी गुड, राइट। Syrinx was the voice box you used to get to see in the birds. So जो आपको voice box मिला that was my syrinx. यहाँ पे जो आपको जो voice box आपको यहाँ पे मिल जाए mammals के अंदर, याद रखना उसका नाम है आपका यहाँ पे larynx, जो आवाज निकालने के लिए आप यहाँ पे मदद करता है। और यहाँ से आपकी एयर फिर पास होते होते हुए it will get into the trachea. Trachea क्या करेगा? Trachea will branch out into the bronchus. तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। Let me give you the rough idea over. So if you have the trachea, so if you have your trachea like this, ट्राइकिया बेसिकली फिर आपका यहाँ पे ब्रांच आउट होगा इनटू द ब्रोंकस। ट्राइकिया विल ब्रांच आउट इनटू द ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस आपके एंटर करते बेटा राइट या लेफ्ट लंग के अंदर। सो नाउ दिस ब्रोंकस विल एंटर इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग। सो यहाँ पे समझो यहाँ पे मेरा है यहाँ पे राइट लंग, एंड ओवर हियर आई हैव द लेफ्ट लंग। So yeah, please remember the like passage over here. You have the like you have the trachea, sorry, you have the trachea, you have your trachea over here, और ये ब्रांच आउट करके आपको देगा आपके यहाँ पे ब्रोंकस। दिस विल गिव यू द ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस जो आपके यहाँ होते हैं बेटा फिर आपके और ब्रांच आउट करेंगे इनटू द ब्रोंक्यूल्स। सो नाउ ये आपके लंग्स के अंदर आ चुके हैं, एंड नाउ दे विल फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। दे विल फॉर्म द प्राइमरी ब्रोंक्यूल। तो इसको हम चलो बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये अंदर आ चुके हैं, अब ये बनाएंगे आपके ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे। सो दे विल मेक सम ब्रोंक्यूल्स। So they will make some bronchioles over here. So this is going to be my primary bronchiole. ये मेरा यहाँ पे होगा मेरा primary bronchioles, right? अब primary bronchioles मेरे और यहाँ पे bifurcate होंगे. The primary bronchioles will bifurcate more. ये मेरे और यहाँ पे bifurcate होने वाला है. So now they will turn into the secondary bronchioles. अब ये मेरे यहाँ पे bifurcate होके कुछ और बनाएंगे यहाँ पे. So now they will form much more smaller. They will form the secondary bronchioles. अभी सिर्फ इनको आप नाम के तरीके से याद रखो, बाद में आपको इनको थोड़ा डिटेल में और समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स आपको और भी कुछ यहाँ पे बना सकता है। दे कैन आल्सो फॉर्म मच मोर थिनर वन, दे कैन फॉर्म द टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। तो ऐसे करते करते हुए आपके लाइक इसको बाइफरकेट होता जाएगा और आपको स्मॉल 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 आपको ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, राइट। एंड देन एंड में क्या होता है, देन यू विल फाइंड कि एंड के अंदर आपके ब्रोंक्यूल्स में लगे होते हैं आपके यहाँ पे एल्वोलाई। ऐसे पूरा ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा, और जो ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा दैट इज नथिंग बट माय एल्वोलाई ओवर हियर। तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी नाउ। आफ्टर दैट व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, सो यू हैव अ ब्रोंकस, यू हैव अ ब्रोंक्यूल्स, उसमें आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, एंड देन यू विल हैव द एल्वोलाई, एंड देन फिर बाद में तो आपका ब्लड के साथ करोगे अपना एक्सचेंज। तो ये पैसेज याद रखना है, ये पाथवे आपको याद रखना है। द पाथवे हैज टू बी नोन: nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, bronchi, bronchus, and then your alveoli. अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पाथवे के अंदर कहां तक आप कह सकते हो दैट यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग पार्ट, यहाँ में आपका कंडक्टिंग पार्ट आपका कहां तक आएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया तक? ब्रोंकियोल्स। हाँ जी, ब्रोंक्यूल्स तक आप कह सकते हैं यहाँ पे दिस पार्ट ओवर हियर विल बी माय कंडक्टिंग पार्ट। और सब लोग बता दो एक साथ मिलके कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या हो रहा है? Clear foreign particles. Transport of air into हाँ जी, temperature.
and humidify and bring the temperature to the normal body temperature. बिल्कुल सही. So clear foreign particle और अपने एयर का जो टेम्परेचर है उसको वो नॉर्मलाइज करता है. ये मेरा काम होता है मेरे कंडक्टिंग पार्ट का. और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, the alveoli will be the part where the exchange of gases will takes place. यहाँ पे मेरा होगा मेरे यहाँ पे exchange part. So this is where the exchange part will occur. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक एक पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे हम लोग बात करें हमारे यहाँ पे फेरिंग्स की. सो याद रखना, नोस्ट्रिल से आपका एयर अंदर आएगा. इट विल पास टू द नेजल कैविटी. ये आप यहाँ पे नेजल कैविटी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आपका एयर पास होता है एंड देन इट विल गो इनटू द नेसोफेरिंग्स. राइट, इट गो इनटू द फेरिंग्स. अब फेरिंग्स को बेटा बेसिकली आप यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो. राइट, फेरिंग्स को आप 3 पार्ट डिवाइड करते हो. या वो नेसोफेरिंग्स या वो ऑरोफेरिंग्स एंड आपका एक और पार्ट होता है जहाँ पे मेंशन नहीं किया, यू कॉल देम एज द लैरिंजियोफेरिंग्स. लेकिन उसको आप फिलहाल के लिए उतना डिटेल में मत देखो, आप बस आप फेरिंग्स को याद रखो. तो नेजल कैविटी से आपका एयर पास होगा एंड देन गेट इनटू द फेरिंग्स. अब फेरिंग्स आपका बेटा कॉमन पाथवे फॉर योर एयर एंड फूड. फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज. फेरिंग इज गोइंग टू बी अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ ऑफ योर एयर एंड द फूड के लिए आपके कॉमन पैसेज आपके यहाँ पे रहेगा. द पोस्टीरियर एंड हैज अ 2 ओपनिंग कॉल्ड द गलेट एंड द ग्लॉटिस. आपको जो फेरिंग का जो एंड होता है वहां पे आपको 2 ओपनिंग मिलेगी, एक होगा गलेट एंड दूसरा होगा आपके यहाँ पे ग्लॉटिस. आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द हाइपोफेरिंग्स. आप यहाँ पे इग्नोर करो, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे आपका लैरिंक्स के बोला जो पार्ट है आपके यहाँ पे, over here you'll have the glottis, this over part, this structure over here, right? This part over here is also called as my glottis. उसको हम even कहते हैं as a glottis. So let me just try to tell you over here. See, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ बताता हूँ ये ग्लॉटिस एक्चुअली में दिखता कैसा है. थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको. So समझो ये है मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर. The lower part over here, the lower part, let's say this is my larynx. So जो ये वाला जो मेरा part है यहाँ पे, that is my larynx, right? And the upper part over here, upper part जो मेरा यहाँ पे है, this upper part over here, let's say this is my glottis. ये मेरा यहाँ पे glottis. अब यहाँ पे होता क्या है बेटा कि ग्लॉटिस जो आपका यहाँ पे रहेगा, द ग्लॉटिस इज समथिंग, इसके ऊपर आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा. सो ग्लॉटिस के यहाँ पे आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है देखने के लिए. सो यू हैव अ लार्ज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एपिग्लॉटिस. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिग्लॉटिस. अब बात ये क्या है, ये मेरा एपिग्लॉटिस करता क्या, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको हमने वहां पे पिक्चर में देखा नहीं है, ये आपका यहाँ पे कर क्या रहा है. तो एक चीज याद रखना कि जब भी आप खाना खा रहे होते हो तो आपका जो ग्लॉटिस होता है उसको कवर करना जरूरी है. ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेरा जो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, ये आपका नीचे आ जाएगा, और आपको इसको बंद कर देगा. सो इट विल कम डाउन. ये एक ऐसे लाइक आपके बड़े से लाइक फ्लैप की तरह, बड़े से लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ये आपका नीचे आके इसे बंद कर देगा. अब जैसे ग्लॉटिस को बंद करता है या कवर करता है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपका खाना आपका ग्लॉटिस में नहीं जाएगा. सो बेसिकली आपका खाना आपके ट्राइकिया में नहीं जाएगा अल्टीमेटली, आप ये कह सकते हो. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो ग्लॉटिस होता है, इट इज अ रीजन, और उसको हम कवर करते हुए एपिग्लॉटिस. और ये एपिग्लॉटिस आपका बंद करता है जब आप खाना का स्वालो कर रहे होते हो. तो अगर आपको मालूम होगा, आपने देखा भी होगा कि आपके घर वाले आपको कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए. सो व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड यू शुड अवॉइड टॉकिंग, राइट? वो कहा इसलिए जाता है क्योंकि अगर आप बात करोगे ना तो टाइम पे क्या होगा, आपका ग्लॉटिस ओपन होगा. सो अगर आप खाना खाते समय अगर आप बात कर रहे हो देन आपका ग्लॉटिस लाइक ओपन रहेगा. अगर वो ओपन रहेगा देन व्हाट कैन हैपन, आपका खाना वहां पे अटक सकता है, खाना आपको वहां पे जा सकता है. और कभी आप नोटिस करना, अगर आपका खाना वहां पे जाता है तो आपको एकदम से खांसी आती है, यू स्टार्ट कॉफिंग रैपिडली. और आपका कॉफिंग रैपिड करने का एक ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आप सब कुछ बाहर निकले वहां से. बिकॉज एक बात यहाँ पे समझे कि खाना यहाँ पे अटकना इज नॉट अ गुड थिंग. खाना यहाँ पे जाना है, खाना यहाँ पे अटकना इज नॉट अ गुड थिंग. अगर यहाँ पे खाना अटका किसी रीजन से, देन इट कैन हैव अ ब्रीदिंग इश्यूज. आपको यहाँ पे लाइक इट इज लाइफ थ्रेटनिंग. तुरंत वहां से उसे निकलना जरूरी है. अगर वहां से आप नहीं निकल पाते देन इट इज फेटल. ये काफी फेटल आपका हो सकता है. इवन अगर आप बर्ड्स को जनरली अगर आप फीड करो तो भी आपको काफी ध्यान से फीड करना पड़ता है. कई बार फीड करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खाना जाके आपका यहाँ पे अटक जाए, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप कभी नोटिस करो तो इसलिए बच्चों को भी आप कभी नोटिस करना, चीजों काफी तोड़ के दी जाती है, ताकि वो गलती से स्वालो ना कर ले. इवन कभी आप नोटिस करना, बच्चों को अगर हम दवाइयां भी देते हैं, बहुत छोटे बच्चों को, तो उसे मेल्ट करके देते हैं या तोड़ के देते हैं ताकि वो इजिली स्वालो कर पाए, राइट?
बट देन वंस दे ग्रो अप दे रियलाइज कि उनको क्या करना है। वरुण बाद में बाय द एंड ऑफ द क्लास यू कैन हैव योर डाउट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट यू विल हैव योर ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस का यहाँ पे काम होता है कि लाइक ग्लॉटिस को कवर करेगा यहाँ पे एपिग्लॉटिस, और इसका यहाँ पे एक जरूरी काम यहाँ पे रहेगा कि इसको कवर करता है, एंड दिस इज बीन डन व्हाइल swallowing द फूड। सो राइट द फूड इनटेक के टाइम पे during the food intake you will find कि आपका एपिग्लॉटिस यहाँ पे ग्लॉटिस को कवर करेगा। अगर ये कवर नहीं हो रहा सही तरीके से देन खाना अंदर जा सकता है। और याद रखना जब आप बात कर रहे हो ना, जब आप बात करो तब ये खुला रहेगा, जब आप बात कर रहे हो दिस विल रिमेन ओपन, क्योंकि लैरिंग्स भैया आवाज यहाँ से आ रही होती है, सो दिस इज गोइंग टू बी फंक्शनल वेरी मच, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज माय ग्लॉटिस इज गोइंग टू डू, और बेसिकली मेरा मेनली रोल याद रखो कि मेरा एपिग्लॉटिस यहाँ पे क्या करेगा, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या एपिग्लॉटिस वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद। सो लेट्स टॉक अबाउट लैरिंग्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि लैरिंग्स में यहाँ पे क्या है, क्या कर रहा है मेरा लैरिंग्स यहाँ पे। इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन, इस वजह से आपको यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होते हुए आपको यहाँ मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आपका यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन यहाँ पे आपका होता है। ड्यूरिंग swallowing the glottis is closed by the epiglottis, right, a thin elastic cartilaginous flap to prevent the entry of food into the larynx, ताकि आपका खाना आपके larynx के अंदर ना आए, क्योंकि larynx में आए तो वहां से वो ट्राइकिया में जा सकता है और वहां पे आके वो अटक सकता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। देन यू हैव अ ट्राइकिया, देन आप ट्राइकिया में आ गए। All bronchi and initial bronchioles are separated by an incomplete cartilaginous half ring। तो याद रखना आपका ट्राइकिया, उसके साथ साथ सारे ब्रोंकाई, जो दो ब्रोंकाई आपके होते हैं वो, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, सो दो ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय अ इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। ये चीज याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे ट्राइकिया इन्होंने बना के रखा हुआ है आपके सामने, they have made a trachea over here and this trachea is been supported by a cartilaginous ring, so this trachea is been supported by a cartilaginous ring, इसको यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो ये चीज आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखना दैट दिस इज बीन सपोर्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस रिंग ओवर हियर, ओके। और ये सिर्फ आपके ट्राइकिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, याद रखना ट्राइकिया को कर ही रहा है, उसके साथ योर ब्रोंकाई and even your bronchioles will be supported by the cartilaginous ring। तो ये इसके वजह से पता है होता क्या है, आपका ब्रोंकाई कभी कोलैप्स नहीं करता, आपका ट्राइकिया कभी कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये सपोर्ट की जरूरत आपकी पूरी होती है। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में हम बात करें, ये इनकम्प्लीट क्यों है? व्हाट इज इनकम्प्लीट? मतलब ये जो लगी हुई आपकी यहाँ पे वो पूरी उसे कवर नहीं करी, वो आधी कवर कर रही है, तो बता सकते ऐसा क्यों है? बोलो बेटा, बोलो किशोर, बोलो। सर पीछे से इसोफेगस है सर, इसलिए। अच्छा, ऐसे ताकि डायट को ज्यादा एक एक करके बेटा, क्या हिम्मत सिंह पहले आप बताओ, फिर वरुण आप भी बता देना। सर ताकि अपने डायमीटर को कम ज्यादा कर सके। बिल्कुल सी बात है हिम्मत सिंह, बिल्कुल सी आंसर आपका यहाँ पे, क्योंकि अपने डायमीटर को आप कम ज्यादा कर पाओ, दैट इज व्हाई यू हैव अ हाफ कार्टिलेजिनस रिंग ओवर देयर, आपकी पार्शियली कवर करती है, आपकी सी शेप की आपकी रिंग इसे कवर करती है। आप कभी ये बात को नोटिस करना, जब किसको अस्थमा का अटैक आता है, जब किसको अस्थमा का अटैक आता है तो वो एक इनहेलर यूज करते हैं जिसे हम नेबुलाइजर कहते हैं, वो लोग उसे यूज करते हैं और उन्हें रिलीफ मिलता है। अगर आपने कभी देखा, एटलीस्ट टीवी में अगर आपने कभी देखा हो, सो दे हैव दिस नेबुलाइजर, दे हैव दिस इनहेलर, वो तुरंत वो लोग उसे यूज करना चालू करते हैं ताकि उनको लाइक एक रिलीफ मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप वो नेबुलाइजर यूज करते हो, जब आप वो रिलीफ वाला इनहेलर आप यूज करते हो, तो आपके ब्रोंकाई को चौड़ा कर देगा, आपके ब्रोंकाई को ब्रोंकल्स को थोड़ा नैरो से देके वो वाइड कर देगा। तो जैसे मेरे ब्रोंकाई या ब्रोंकल्स मेरे वाइड हो गए तो एयर अब आपकी आराम से अंदर आ पाती है, और जैसे ही आपकी एयर अंदर से आ पाती है तो यू हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, उस पर्सन का, उस पेशेंट को वहां पे फील होता है। तो बिल्कुल सी जैसे हिम्मत सिंह ने बोला यहाँ पे, आपके ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई का डायमीटर आपका कम ज्यादा किया जा सकता है। दे कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे कैन अंडरगो रिलैक्सेशन, सो या मैं कहूंगा दे कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे कैन अंडरगो डायलेशन, और इसलिए यू हैव अ सी शेप रिंग ओवर हियर जो आप पार्शियली कवर करिए वहां पे। अगर ये पार्शियली कवर नहीं करते देन इट कुड हैव बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब ये करना जरूरी है पार्शियली, ताकि आप डायमीटर अपना वहां पे आप चेंज कर सको। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये चीज आप यहाँ पे सब लोग यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस, इतना फिलहाल आप याद रखो कि हमने ट्राइकिया तक यहाँ पे देखा है। अब कल की क्लास हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में पहले तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स में लगाऊंगा,
एंड यू सी द पिक्चर्स एंड यू ट्राई टू टेल मी फ्यू थिंग्स। पिक्चर्स देख के आप मुझे यहाँ पे कुछ बताएंगे कि क्या कर रहा है और किसका काम वहां पे क्या होता है। यू कैन टेल मी दैट थिंग एंड देन वी कैन स्लोली उसके बाद हम लोग वहां पे आगे बढ़ेंगे। तो ये सब हमारा काफी लाइक एक फाउंडेशन टाइप है। एक बार आप लंग्स के अंदर आए, एक बार आप यहाँ से आप लंग्स के अंदर आते हो, देन उसके बाद चीजें आपकी धीरे धीरे हम लोग एक बिल्ड करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो अगर आप इतनी भी याद रखते हो दैट्स इनफ फॉर यू, बट वंस यू आर इनसाइड द लंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स ओवर देयर। तो फिलहाल के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट कि क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी ही Yes, sir. सिंपल वाली बात है, ये थोड़ा याद रखना आप यहाँ पे। एंड इसके बाद जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा बिल्ड करेंगे एंड देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो इतनी चीज फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखिए। एंड प्लीज ये भूलना मत, इसे ये जो क्वेश्चन है ना आप, इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, मतलब कि हम कंपेयर करें कि हमारे दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए। सो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स बिकॉज वो लोग मैजर फॉलोइंग में आपको ये पूछ सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन आस्क इन द मैजर फॉलोइंग, सो दे शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर की है। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड आज के क्लास के अंदर। इसके रिलेटेड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक वरुण, आपके पास कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चंस नाउ बिकॉज द लेक्चर हैज एंडेड। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर बर्ड्स में एपिग्लोटिस स्मॉल होता है? किसमें? सर बर्ड्स में। वर्ड्स में एपिग्लोटिस स्मॉल होता है, मैं समझा नहीं, आई डिडंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वापस बोलिएगा।